गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाए थे। टेम्पल आर्किटेक्चर में ही बहुत सारे ग्रुप के बारे में पढ़ाए थे, जैसे मह पल्लव वंश के बारे में पढ़ाए थे, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ाए थे। उन्होंने किस तरह के मंदिर का निर्माण किया था वो सब बताए थे। नरसिम्हा ग्रुप के बारे में बताए थे। ये सारे हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे मंदिर ही में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे रथ जो बच गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि 4 स्टेज या 5 स्टेज में जो रथ थे वो कौन कौन से रथ थे, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें? तो तो आगे हम पढ़ेंगे राजसिम्हा ग्रुप। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो राजसिम्हा ग्रुप के बारे में। ठीक है। तो कहता है राजसिम्हा लेड द थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल्स डेवलपमेंट। राजसिम्हा का जो मंदिर था वो तीसरे स्टेज की मंदिर थी। किस स्टेज की मंदिर थी? तो तीसरे स्टेज की मंदिर थी। अंडर हिम डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स started in place of rock cut temples। क्या कहता है कि जो राजसिम्हा ग्रुप का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो तीसरी स्टेज का था। और वो भी क्या था? तो वो भी क्या था कि रॉक कट टेम्पल थे। कैसे टेम्पल थे? तो चट्टानों को काट कर बनाया गया था। ठीक है। अब कहता है फॉर एग्जाम्पल्स सोल टेम्पल एट महाबलीपुरम। सोर का जो टेम्पल है महाबलीपुरम में वो तीसरे स्टेज की टेम्पल है। ठीक है। एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। और कैलाशनाथ का जो टेम्पल है कांचीपुरम में वो भी किस स्टेज की है? तो तीसरे स्टेज की है। और तीसरे स्टेज का क्या नाम है? राजसिंह समूह। क्या नाम है? राजसिम्हा ग्रुप। ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं क्या कह रहा है। राज सिंह समूह क्या कह रहा है? किसके बारे में बातें हो रही है? तो राज सिंह समूह के बारे में हो रही है। तो राज सिंह समूह दक्षिण भारत में मंदिर विकास के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? किस स्टेज का? तो थर्ड स्टेज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चरण का नेतृत्व नरसिंह वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसका नाम क्या है? राज सिंह ने किया था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो राज सिंह नाम है। क्या नाम है? तो राज सिंह ने किया था। इनके शासन काल में शैलकट मंदिरों के स्थान पर वास्तविक संरचनात्मक पत्थरों को जोड़कर बनाए गए मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। क्या कर रहा है? इनका जो मंदिर था रॉक कट के साथ साथ क्या था? तो पत्थरों को जोड़कर, जो पहाड़ के पत्थरों को काट काट कर उन पत्थरों को जोड़कर मंदिर का निर्माण वो लोग करवाते थे। तो किन के समय में? तो राज सिंह समूह के समय में ये सारी संरचना होती थी। ये सारी बातें हैं। उदाहरण के लिए लीजिए फॉर एग्जाम्पल सोर मंदिर और कैलाश मंदिर। और कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो कि वीवीआई है। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है।
यूपीएससी पूछी है कि शोड़ मंदिर, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए बताते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कि यूपीएससी पूछी कि शोड़ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो वहाँ पे आंसर में था नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे। किस मंदिर का निर्माण? तो शौर मंदिर का निर्माण। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस मंदिर का नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम मंदिर में ही आगे पढ़ेंगे, कौन 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 से शासक ने मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो क्या कहता है, नंदी वर्मन ग्रुप। अब किस ग्रुप के बारे में जानेंगे? तो नंदी वर्मन। दिस was the fourth stage of temple during development during the Pallava period। अब क्या कहता है कि नंदी वर्मन ग्रुप का जो मंदिर था वो किस स्टेज का था? तो फोर्थ स्टेज का था। और वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव वंश के द्वारा। किस शासक के द्वारा? तो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। द टेम्पल्स बिल्ट वेयर स्मॉलर इन साइज। क्या कहता है कि उनके द्वारा जो बनाए गए थे चौथे चरण के मंदिर जो बनाए गए थे वो क्या था? साइज में छोटे थे बनाए गए थे। वो किस तरह के थे? तो साइज में न बड़े थे न बहुत ही बड़े थे, वो क्या थे? छोटे थे। द फ्यूचर्स वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर। इनका कहने का मतलब है कि जो मंदिर था, स्मॉल साइज का जो मंदिर था, स्मॉल साइज की जो ये मंदिर थी नंदी वर्मन ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, जो कि पल्लव शासन काल में बनाया गया था। ये चौथे चरण की मंदिर थी। और इसमें इसका मंदिर का आकार जो था सो छोटा था। और यह जो मंदिर था तो द्रविड़ स्टाइल के समान एक दूसरे से मिलती जुलती थी। क्या कहता है कि सिमिलर थी, एक समान थी। तो इस शैली की मंदिर क्या थी? सिमिलर थी। किस शैली से? तो द्रविड़ शैली से सिमिलर थी, बराबर थी, समान थी। ठीक है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। नंदी वर्मन समूह, किस समूह की बातें हो रही है? तो नंदी वर्मन समूह की बातें हो रही है। नंदी वर्मन समूह पल्लव काल में मंदिर विकास का चौथा चरण था। कौन सा चरण था? तो चौथा चरण था। किसके विकास का? तो पल्लव काल के। नंदी वर्मन समूह जो था वो पल्लव काल का चौथा चरण का मंदिर था। ठीक है, इस चरण का विकास नंदी वर्मन द्वितीय पल्लवम के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो पल्लवम शासन काल में हुआ था। इस समय बनाए गए मंदिर आकार में अपेक्षाकृत छोटे थे। क्या थे? तो छोटे थे। इन मंदिरों की विशेषताएं लगभग द्रविड़ वास्तुकला शैली के समान थी। इनकी जितनी भी विशेषताएं थी वो क्या थी? तो द्रविड़ शैली वास्तु शैली कला के समान थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसी में समझते हैं। कहता है, after the decline of the Pallava dynasty, temple architecture acquired a new style under the Chola kingdom, known as the Dravidian style of temple architecture।
क्या कह रहा, देखिए इसके बाद जो है आफ्टर डिक्लाइन, इसके बाद जो हुआ मंदिर का जो निर्माण हुआ, तो वो पहले के समय में था कि रॉक कट को काट कर ही रॉक को काट कर जोड़कर मंदिर बनाया जाता था। लेकिन अब जो है सो अलग हो गया, न्यू स्टाइल में वो बनने लगे मंदिरों का निर्माण किस स्टाइल में होने लगा, तो नया स्टाइल में होने लगा। और वो किसके अंदर में होने लगा, तो वो चोल किंगडम, के शासनकाल में होने लगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन एज द्रविडियन स्टाइल, जो कि द्रविडियन स्टाइल के तहत थे। दिस, अब कह रहा है दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द, क्या कर रहा है, जो ये जो मार्क हुआ, इस पे जो बनावट की गई, तो वो न्यू एरा, नया युग के, नया पीढ़ी की शुरुआत को दर्शाया गया था। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। पल्लव वंश के पतन यानी कि डिक्लाइन यानी कि पतन के बाद मंदिर वास्तुकला ने चोल साम्राज्य के अधीन एक की नई शैली प्राप्त की। कौन, देखिए अब वहां से पल्लव वंश का जो था शासनकाल वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद अब किसकी बातें चल रही है, तो चोल शासन काल की बातें चल रही है। तो और वो चोल शासन साम्राज्य के समय में जो मंदिर बनाई गई थी, तो वो एक नई तरीका से बनाई गई थी, जिसे द्रविड़ वस्तु कला शैली कहा जाता है। जो नया शैली से जो बनाए थे चोल साम्राज्य, उनको क्या कहा जाता था, द्रविड़ वस्तु कला शैली कहा जाता था। इससे दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब यहाँ से तो नया युग शुरू होगा ही। पल्लव वंश का पतन हो गया, तो चोल वंश का शासन आया, और चोल वंश ने अपने तरीके से मंदिर का निर्माण कराना स्टार्ट कर दिए, जिससे एक नए युग की शुरुआत हो गई। किस युग की शुरुआत हो गई, तो एक नई युग की शुरुआत हो गई। किसके शासन काल में, तो चोल साम्राज्य के शासन काल में एक नई युग की शुरुआत हुई। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, इसी में देखिए जानते हैं। अब इसी में कहता है डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। अब क्या कहता है कि साउथ इंडिया में अब मंदिर का किस तरह से डेवलप हुआ, वो किस किस नाम से जाने गए वो जानते हैं। इन द लेटर पीरियड्स थ्री अदर स्टाइल, जो उनके जो पीछे के जो भी थे, उनके मंदिरों के बाद जो विकास हुआ वो तीन शैलियों में हुआ था। वो कौन कौन से थे, तो वेसरा स्टाइल, नायका स्टाइल एंड विजयनगरा स्टाइल। किस किस में हुआ, तो वेसरा स्टाइल, नायका स्टाइल एंड विजयनगरा स्टाइल, ये तीनों स्टाइल में मंदिर का डेवलपमेंट होने लगा। आल्सो इमर्ज इन दिस रीजन, जो कि इस क्षेत्र में आते हैं। वो क्या आते हैं, हम इसे हिंदी में अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या कहता है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के विकास के बाद के काल में इस क्षेत्र में तीन अन्य शैली विकसित हुई। किस क्षेत्र में, तो दक्षिण भारत में। ओ कौन कौन सी है, तो वेसर शैली, नायक वंश की नायक शैली, और विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर शैली। कौन कौन सी है वो, वेसर शैली और नायका शैली यानी कि नायक वंश से, और विजयनगरा शैली यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। इन सभी शैलियों का निर्माण हुआ था। इन शैलियों ने दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला को और अधिक भव्य तथा विविध रूप प्रदान किया। पहले तो मंदिर बने ही थे,
तो उससे भी ज़्यादा पहले भी डेकोरेट होते थे, लेकिन इनके समय में क्या हुआ कि उससे भी ज़्यादा भव्य और उससे भी ज़्यादा सुंदर मंदिर बनने लगे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, अब देखिए हम आगे समझते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एट महाबलीपुरम। क्या कहता है कि इसका जो महाबलीपुरम में जो स्कल्पचर या वास्तुकला, मूर्तिकला या मंदिर का जो भी हुआ, उन सब के बारे में जानते हैं। क्या कहता है, द एशियंट द एशियंट पोर्ट सिटी ऑफ महाबलीपुरम। क्या कह रहा है कि जो ये पोर्ट यानी कि बंदरगाह, अब देखिए ये जो महाबलीपुरम है इसे बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं, मंदिरों के रूप में भी जानते हैं, इन सब के रूप में हम जानते हैं। नेम्ड आफ्टर नरसिम्हावर्मन प्रथम। जो इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा, तो नरसिम्ह प्रथम पड़ा। हु वाज आल्सो नॉन एज मामला। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया है यूपीएससी, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बताते हैं। अब क्या कह रहा है कि महाबलीपुरम को, यूपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि महाबलीपुरम को किस नाम से जानते हैं, तो मामलापुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो मामला। यहाँ पे दिया हुआ है मामला, वहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ था मामलापुरम, तो मामला उसके नाम से जानते हैं, मामला। अंडर द पल्लवा डायनेस्टी इन तमिलनाडु। ये जो है मामला किस डायनेस्टी के अंतर्गत है, तो पल्लव वंश के अंतर्गत आता है वो। और वो जो है मामला महाबलीपुरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि महाबलीपुरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, फ्लोरिस्ड विथ अ नंबर ऑफ marvelous architecture this 7th centuries। और ये जो कहता है फ्लोरिस, ये जो है सो एक शानदार भव्य के रूप में बनाया गया था मामलापुरम, महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। ये किस सेंचुरी की है, तो 7th सेंचुरी की मंदिर है। यहाँ पे मंदिर की बातें हो रही है और बंदरगाह भी है, मंदिर भी है। तो कहता है कि पल्लवा साइट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 by the name of Group of Monuments at महाबलीपुरम। देखिए इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बातें आ गई है। और ये याद रखिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से एक नई क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो महाबलीपुरम को, मामलापुरम को, जो इनका जो मंदिर आर्किटेक्चर है जो तमिलनाडु में है, इसे ये 7th सेंचुरी की मंदिर है। किस सेंचुरी की मंदिर है, तो 7th सेंचुरी की मंदिर है। और इसे विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया है। कब रखा गया था, तो ये 1984 में रखा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कब रखा गया था, तो 1984 में रखा गया था। और किसको रखा गया था, तो महाबलीपुरम को। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हम इसे आप नोट कर लीजिए, VVI है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाएंगे, एक नए क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। यूपीएससी जरूर एक नए क्वेश्चन पूछ देगी, या तो महाबलीपुरम को किस नाम से जानते हैं, मामलापुरम, या महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है, या ये पूछ देगी क्या महाबलीपुरम वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में है, ये भी पूछ सकती है।
इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं इनको नोट्स कर लीजिए अच्छी तरीके से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम इसे हिंदी में समझते हैं। महाबलीपुरम में वास्तुकला और मूर्तिकला क्या कह रहा है कि महाबलीपुरम में वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में बातें हो रही हैं। क्या कह रहा है? तमिलनाडु में मामलापुरम का प्राचीन बंदरगाह नगर पल्लव वंश के शासनकाल में विकसित हुआ। कब हुआ था? तो पल्लव वंश के शासनकाल में। मामलापुरम एक बंदरगाह भी है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके शासनकाल में हुआ था विकसित? तो पल्लव वंश के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। इस नगर का नाम नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया था। किसका नाम? तो महाबलीपुरम का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें मामला भी कहा जाता है। इनको महाबलीपुरम को क्या कहा जाता है? तो मामला या मामलापुरम कहा जाता है था। यह नगर अपनी अद्भुत और शानदार स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध हुआ। किसके कारण प्रसिद्ध हुआ? तो अद्भुत और शानदार स्थापत्य कला के कारण यह प्रसिद्ध हुआ। ये 7वीं शताब्दी के इस पल्लवकालीन स्थल को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो कब? 1984 ईस्वी में, जिसे महाबलीपुरम स्मारकों का समूह के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो महाबलीपुरम स्मारकों का समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ये चैप्टर आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आइए समझते हैं। कहता है prominent ones include under the group are the following। अब इनके समूह में जो कौन कौन से हैं उनको समूह में जानते हैं। क्या कह रहा है? महाबलीपुरम स्मारकों के समूह के अंतर्गत मुख्य स्मारक निम्नलिखित है। इसका जो बहुत सारे स्मारक है उनमें से जो मेन है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। फर्स्ट में है रथा टेम्पल्स और पंचरथा टेम्पल्स। पहला क्या है? रथा टेम्पल्स और पंचरथा टेम्पल्स, आल्सो नोन एज। इसको रथा टेम्पल्स को हम लोग पंचरथ के नाम से भी जानते हैं, सो नोन एज पांडवा रथा। इसको पांडव रथ के नाम से भी जानते हैं। दे आर द अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स इन इंडिया। ये क्या कहता है कि ये जो है रॉक कट, ये जो टेम्पल है जो रथा के नाम से जानते हैं, पांडव रथा के नाम से जानते हैं, पंचरथा के नाम से जानते हैं, ये सब जो है सो बहुत पुराना है। अर्लीस्ट मीन्स बहुत पहले का है। कंप्रीजिंग धर्मराज रथा, धर्मराज रथा, भीमा रथा, अर्जुना रथा। देखिए ये अर्जुना रथा, ये VVI है। इस चैप्टर को भी आप याद कर लीजिए, ये VVI है, इसको भी नोट कर लीजिए। हम बताते हैं कि कैसे है। ठीक है, देखिए कहता है अर्जुना रथा। अर्जुना रथा ये VVI है। इसमें UPSC पूछिए कि अर्जुना रथा कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये सारी बातें तमिलनाडु की हो रही है और ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है नकुला
एंड सहदेव रथा, नकुल एंड सहदेव रथ। उसके बाद कहता है द्रौपदी रथ, डेटेड अराउंड द 7th centuries एडी। ये सब जितने रथ है, रॉक कट रथ है, जैसे कि भीमा रथ, अर्जुना रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये सब जितनी भी रथ हैं, पंचरथ, पांडव रथ, ये सब रथ क्या है, तो रॉक कट है। और वो भी कब के हैं, तो 7th century के हैं। धर्मराज रथ इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अमॉन्ग द 5। हम यहाँ पे वही बात आ गई जो पिछली क्लास में बताए थे कि धर्मराज रथ जो है 5 रथ में से सबसे बड़ा रथ कौन सा है, धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा रथ है। 5 रथों में से सबसे बड़ा रथ कौन सा है, तो धर्मराज रथ। और सबसे छोटा रथ कौन सा है, तो द्रौपदी रथ। कौन सा रथ है, द्रौपदी रथ। ठीक है, इन 5 रथों में से है। अब देखिए, आइए हम जानते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। रथ मंदिर या पंचरथ, रथ मंदिर या पंचरथ, जिन्हें 5 रथ तथा पांडव रथ भी कहा जाता है। जो पंचरथ रथ या मंदिर को क्या कहा जाता है, तो 5 रथ या पांडव रथ भी कहा जाता है। महाभारत में भी पांडव थे 5 भाई, कौरव और पांडव थे, वही बात यहाँ भी है। पांडव भारत के सबसे प्राचीन शैलकट मंदिरों में से गिने जाते हैं। ये सारे जितने भी मंदिर हैं, सारे रथ जो हैं, सारी रथ की बातें किस में हो रही है, तो हमेशा माइंड में सेटअप रखना चाहिए कि ये सारी बातें मंदिर की हो रही है। और जितनी भी रथ हैं, जितनी भी पंचरथ, महारथ, सहदेव रथ, जो भी है धर्मराज रथ, ये सब मंदिर में ही है, गिने जाते हैं। इनका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इनका निर्माण कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कह रहा है, अब उस रथ के बारे में हम सब जान गए। अब कह रहा है दूसरा जो है रॉक कट केव्स। किस केव्स के बारे में बातें हो रही है, तो रॉक कट केव्स। दे इंक्लूड द वाराहा केव टेम्पल। इसमें कौन कौन से केव इंक्लूड है, वाराहा केव टेम्पल्स, कृष्णा केव टेम्पल एंड पंच पांडवा केव टेम्पल। कौन सा है, पंच पांडवा केव टेम्पल एंड द द महिषासुर मर्दिनी। कौन सी टेम्पल है इसमें, तो महिषासुर मर्दिनी मंडपा। और इसमें कौन सा मंडप है, तो महिषासुर मंदिर मंडपा बेस रिलीफ ऑफ गॉडेस दुर्गा किलिंग महिषासुरा। इसमें जो है, इनके समय में जो रॉक कट जो बनाए गए थे मंदिर, उसमें जो मंदिर केव सब है, केव बनाए गए थे, गुफा बनाए गए थे, गुफा के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो उन सब में क्या सब था, तो मतलब 5 पांडव थे, महिषासुरमर्दिनी मंडपा थी, उसके बाद कृष्णा केव थे, ये सारे केव थे, रॉक कट केव थे। और उसी में था कि दुर्गा माता जो है महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, उनका फिगर उसके अंदर बनाया गया है। अब इसे हम देखिए हिंदी में समझते हैं। दूसरा कहता है शैलकट गुफाएं। कौन सी गुफाएं की बातें हो रही हैं, तो शैलकट गुफाएं, जिसमें वाराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर और महिषासुरमर्दिनी मंडप देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करते हुए उभरी हुई मूर्तिकला शामिल है। कौन सी मूर्तिकला शामिल है, तो देवी दुर्गा माँ के द्वारा उभरी हुई मूर्तिकला, जो महिषासुर को मार रही है माता दुर्गा, उस केव में उसको उकेरा गया है, बनाया गया है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ओके, बाय बाय, थैंक यू।